हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन वाला परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया हुआ था कि टेस्ट को लेकर हम आपको रेगुलर जो टेस्ट होंगे उसके वीडियोस देना शुरू करेंगे। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको वीडियोस में मिलेगा। सिलेक्शन वाला में जो टेस्ट की प्रोसेस है वो वीकली शुरू है। सिर्फ टेस्ट नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस भी है, उस पर प्रॉपरली मॉनिटरिंग है, कौन सा बच्चा कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, उसकी एक एक्सेल शीट हम तैयार कर रहे हैं ताकि हर मंथ में बच्चों को बता सके कि 4 वीक का क्या उसको रिजल्ट्स मिला। तो उसका पहला एनालिसिस वीडियो हम आज शुरू करें। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिससे कुछ क्वेश्चंस रिलेट करके थे। फर्स्ट वन इज समटाइम्स पीपल अंडर अ ट्री। ऑप्शन है स्लीप, स्लीप्स, स्लीपिंग और वॉज स्लीपिंग। अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा हुआ है कि हम सिलेक्ट कम करते हैं और रिजेक्ट ज़्यादा करते हैं। दैट मीन हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं लगना चाहिए। तो क्या मिला आपको? सम पीपल की बात करेंगे तो पीपल बहुत सारे हो गए, बहुत सारे पीपल हैं, तो पीपल को देखते हुए ये बहुवचन हो जाएगा और बहुवचन है इन दैट केसेस। एक मिनट भाई ना, पेन ले ले पहले अपन, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा काम सब। यस, सो नाउ स्टार्टिंग दिस वन। चलिए हाँ, तो सम पीपल मिला आपको। सम पीपल जो हो जाएंगे प्लूरल है। अब पीपल को देखते हुए वॉज कट गया क्योंकि वॉज हमेशा एक वचन में लगता है। स्लीपिंग अकेला नहीं लगेगा क्योंकि जब भी वर्ब आईएनजी में होगी तो उसके पहले इज एम आर वॉज और होना चाहिए, तो अकेला आईएनजी कभी नहीं लगेगा, तो दूसरा ऑप्शन ये कट गया। अब बचा क्या? स्लीप और स्लीप्स। अब जब यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सारी की सारी वर्ब एस फॉर्म में आती हैं, और यदि प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती हैं। तो अब यहाँ पर आपको पीपल मिल रहा है, मतलब ये ज्यादा की आप बात करो तो एस फॉर्म यूज नहीं होगा, तो फाइनली ऑप्शन क्या बचा यहाँ पर? स्लीप। तो पीपल को देख के हम क्या लगाएंगे? स्लीप। बट एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग कि भाई क्या लगेगा, दैट वी आर टॉकिंग कि क्या क्या नहीं लगेंगे और क्यों नहीं लगेंगे, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप एग्जाम में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन कौन से नहीं लगेंगे, दैट मीन्स समटाइम्स यू आर गोइंग टू पुट द रॉन्ग आंसर आल्सो। तो यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट क्लियर दैट व्हाट वी आर चूजिंग एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ चूजिंग दैट वन। नाउ सेकंड वन इज नो मैन एंड नो वुमेन allowed to enter without permission. अब now you have got no man and no woman. वैसे तो यदि हम no man और no woman की बात करें, and हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन माना जाता है। पर जब आप no man और no woman बोल रहे हो मतलब कोई भी नहीं है, ना मैन है और ना वुमेन, मतलब कोई भी नहीं है। दैट मीन्स एक वचन भी नहीं है, कोई की भी बात नहीं कर रहे, नन की बात कर रहे, तो दैट शुड बी कंसीडर्ड एज सिंगुलर। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको प्लूरल वाले मिल रहे हैं। वर बहुवचन में लगता है, हैव बहुवचन में लगता है, वर बहुवचन में लगता है और आर भी बहुवचन में। तो 3 बहुवचन वाले ऑप्शन है, एक वचन वाला एक ही दिखाई दे रहा था, दैट इज वॉज। तो यहां पर हो जाएगा वॉज और यहां पर हो गया आपके पास स्लीप। द क्वालिटी ऑफ दीज आइटम्स अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। जब भी हमें ऑफ मिलता है, ऑफ में वर्ब हमेशा ऑफ के पहले वाली नाउन को देखकर लगाई जाती है, अपन ने पहले भी चर्चा करी है। तो हमें आइटम से मतलब नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है? क्वालिटी। अब क्वालिटी मतलब बहुत सारे की, सॉरी क्वालिटी मतलब कितनी क्वालिटी की बात करो? एक वचन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या क्या नहीं लगेगा? एम तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा क्योंकि एम आई के साथ लगता है। बचा इज, आर और वर। आर और वर ये दोनों बहुवचन के साथ लगते हैं और यहां पर क्वालिटी कितनी दिखाई दे रही है? एक। तो एक क्वालिटी को देखते हुए यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज। द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड। एडवाइस को लेकर हमने कई बार आपसे बात करी हुई है कि एडवाइस की कैटेगरी में, एक है ना, एडवाइस की कैटेगरी में, हाँ डेफिनेटली एडवाइस की कैटेगरी में, इसको नीचे कर लें भैया अपना, ये दिखना बंद हो गया था, सर ने बंद से इशारा करके बताया कि वो दिख रहा है भाई, तो हमने नीचे किया। हाँ, तो एडवाइस की कैटेगरी में जब आप बोलते हैं तो एडवाइस के 2 शब्द है, एक हो जाएगा ADVICE और ADVISE। 2 एडवाइस हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा था, एडवाइस वर्ड बहुत ध्यान रखिएगा। एक सी वाला और एक SE वाला है। सी जो है ये नाउन है और SE जो है ये वर्ब है। क्लास में मैं भी कई बार आपको बताता हूं कि भाई आपको यदि आइडेंटिफाई ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ब है कौन सा नाउन है, तो अल्फाबेट में एस कहाँ आता है? आखिरी में। तो सी वर्ब भी कहाँ आती है? आखिरी में। मतलब एस वाला क्या हो जाएगा? वी। तो ध्यान में रखिएगा भाई, एस आखिरी में मिला और वी भी आखिरी में मिला, तो एस वाला क्या कहलाएगा? वर्ब, और सी वाला क्या कहलाएगा? नाउन। तो ये करेक्शन भी कई बार पूछता है, वर्ब की जगह नाउन और नाउन की जगह वर्ब। फिलहाल में हमारा ये मुद्दा नहीं था, तो यहां पर क्या मिला? द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड। ऑफ मिला, ऑफ मिला तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाएंगे। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है? एडवाइस। कितनी दिखाई दे रही है? एक। सिंगुलर है तो क्या क्या नहीं लगेगा?
आर नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा और हैव नहीं लगेगा, क्योंकि ये तीनों तो बहुवचन में लगते हैं और आप एक की बात कर रहे हैं, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वॉज। द नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स, ये 6 शब्द हमने आपको पढ़ाए थे और ये वाला फंडा सिर्फ 6 ही शब्दों में एप्लीकेबल है। द नंबर ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द वैरायटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, एन अमाउंट ऑफ और अ वैरायटी ऑफ। तो द वाले हमेशा सिंगुलर और ए और एन वाले हमेशा प्लूरल। वैसे पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी ए और एन मिलता है तो ए और एन कितने को रिप्रेजेंट करता है, एक वचन को, पर ये सिर्फ ये एक 3 वर्ड ही है जहां पर ए और एन बहुवचन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर अ नंबर ऑफ मिला, अ नंबर ऑफ ज्यादा को बताएगा, बहुवचन को बताएगा। तो अब यहां पर हैज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों एक वचन के हैं। एम तो सिर्फ आई में लगता तो ये भी नहीं आएगा, बचा क्या, हैव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैव। दैट वी गो फॉर। The women standing there, my friends, WOMEN और WOMAN, MAN वाला क्या माना जाएगा, सिंगुलर, और EN वाला क्या माना जाएगा, प्लूरल। अब यहां पर आप क्या बोल रहे हो, द वीमेन, वीमेन मतलब बहुत सारी हो गई, बहुवचन हो गई, तो वीमेन को देखते हुए अब यहां पर एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, एम आई के साथ लगता है, इज और वॉज एक वचन में लगता है, तो बचा क्या, आर। तो द वीमेन स्टैंडिंग देयर आर माई फ्रेंड्स करना पड़ेगा। प्लेंटी ऑफ मिल्क, ये 2 टेबल हमने देखी थी, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ऑल ऑफ। जब ये वर्ड मिले इनका अपना कोई बहुत सेंस नहीं निकलता है जब तक कि आप इसके बाद वाली नाउन को ना देखें। अब इसके बाद में यदि आपको काउंटेबल नाउन मिली तो काउंटेबल मिला तो ये सारे के सारे शब्द प्लूरल हो जाएंगे, और अनकाउंटेबल मिला तो यही सारे के सारे शब्द सिंगुलर हो जाएंगे। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, प्लेंटी ऑफ के बाद में क्या मिला, मिल्क। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, तो मिल्क के कारण प्लेंटी ऑफ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। दैट मीन्स क्या क्या नहीं लगेगा, हेड को तो हालांकि हेड लग सकता है, हेड को लेकर यदि आप बात करें हेड क्यों लग सकता है, अकॉर्डिंग टू टेंस यदि देखा जाए तो भाई हेड तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगता है, पर अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट टॉपिक है, तो हेड को हमने किनारे कर दिया। आर बहुवचन में लगता नहीं लगेगा, है बहुवचन में तो नहीं लगेगा, बचा क्या, हैज। एक वचन वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज। अ पेयर ऑफ शूज, ऑफ मिला, ऑफ मिला तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाएंगे। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, पेयर, पेयर यानी जोड़ा, जोड़ा यानी समूह। जितने भी समूह हैं वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे, सिंगुलर। तो पेयर को देखते हुए एक वचन वाली वर्ब चाहिए, तो एम को पहले उड़ा दिया क्योंकि आई के साथ लगेगा, हैव बहुवचन, आर बहुवचन, बचा क्या, इज। तो आपका यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज। तो लाइकवाइज वी कैन आइडेंटिफाई कि कब कब सिंगुलर और कब कब प्लूरल रहेगा। सब्जेक्ट एग्रीमेंट हर एक एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर कवर करता ही है। आगे उसी से रिलेट करते हुए कुछ और एरर्स भी थी, दैट वी गो अहेड। इसको मैं हटा देता हूं भाई, ताकि अब तो ठीक कर लिया होगा आपने, थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं यहाँ पर। नाउ आफ्टर दिस वन द नेक्स्ट इज, इसको नीचे ले आए ना, चलो भाई। अब ये फाइंड आउट द एरर था, इसमें से वही सब्जेक्ट एग्रीमेंट की थी, पर एरर आइडेंटिफाई करना था। नॉलेज ऑफ 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब क्या मिला, फिर से वही ऑफ मिला, ऑफ मिला तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देख के लगाएंगे। ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, नॉलेज। नॉलेज कितना वचन माना जाएगा, एक वचन है, तो नॉलेज को देखते हुए ये आर गलत हो जाएगा, आर की जगह क्या होना चाहिए था, इस। ये आपने करेक्शन किया, पर फाइंड आउट जा रहा है मेरे, तो आपको डब्बा टिक कर रहे हैं, तो ये वाला सेंटेंस कहां मिल रहा है, डब्बा नंबर बी में, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। करेक्शन की बात करें तो आर की क्या करेंगे, इस। इट इज आई हु हैज कॉल्ड यू टू अटेंड दिस मीटिंग। जब भी आपको हु, हुम और विच मिलते हैं, ये प्रोनाउन से रिलेट करके टॉपिक भी है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट से भी रिलेट करता है। जब भी हु, हुम और विच मिले तो इनमें वर्ब हमेशा इनके ठीक पहले दी गई नाउन को देखकर लगाते हैं। अब यहां पर क्या मिला, हु, ये हु किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए, तो आई के साथ हैव नहीं, सॉरी हैज नहीं लगता है, आई के साथ आपको लगाना होता है हैव। तो इट इज आई हु हैव कॉल्ड यू। अब ये तो हमने करेक्शन कर लिया, एग्जाम में डब्बा कौन सा टिक होगा, तो डब्बा नंबर बी टिक होगा, क्योंकि ये ब्लॉक या हैव जो शब्द था वो कहां पर था, डब्बा नंबर बी में था भाई। मोहन नीड्स बराबर है, मोहन एक वचन है, तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, एस फॉर्म में, तो मोहन के साथ नीड्स बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन नीड्स हेल्प एट प्रेजेंट बिकॉज ही इज, ये भी ठीक है, ही के साथ क्या मिल रहा है, इज। ही इज इन डेंजर बट हिज मदर डेयर्स नॉट हेल्प हिम। अब आपको 2 शब्द हमने पढ़ाए थे, नीड और डेयर।
पूरी इंग्लिश में ये दो ही ऐसे शब्द हैं जो वर्ब भी हैं और मॉडल भी हैं। अब यदि नीड और डेयर, यदि ये वर्ब है तो नीड का एस फॉर्म क्या हो जाएगा नीड्स, और डेयर का एस फॉर्म क्या हो जाएगा डेयर्स। परंतु यदि ये मॉडल है तो मॉडल होने पर इनमें एस फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा, तो ये फिर नॉट के साथ मिलते हैं। तो पूरा वर्ड क्या मिलता है, नीड नॉट और डेयर नॉट, और नॉट हमारी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। तो यहां पर देखिए क्या मिला, वैसे तो मदर दिखाई दे रही है, सिंगुलर है, तो डेयर्स बिल्कुल सही था, परंतु ये जो नॉट है इसने हमको बताया कि भाई ये मॉडल हो गया है, और मॉडल हो गया मतलब एस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, तो डेयर्स की जगह वापस ये क्या हो जाएगा, डेयर हो जाएगा। ऐसा पूरी इंग्लिश में दो ही वर्ड्स में होता है, नीड और डेयर में। द ऑडियंस, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डब्बा नंबर डी टिक करना था आपको। द ऑडियंस वॉज टेकिंग टर्न्स टू गिव डोनेशंस टू द फंड। अब नाउ ऑडियंस, ये अपने नाउन में पढ़ा था, पुलिस, पीपल, पुलिस तो नहीं बोलते, हालांकि सही बोला जाए, चूंकि भाई वीडियो बना रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया देखेगी तो कई बार थोड़ा सा लगता है कि यार इनको नहीं बन रहा है, तो भाई पता होता है दैट्स नॉट पुलिस, दैट्स पॉलिस। पर ठीक है, हमारे लोकल वे में हम पुलिस से काम चला लेते हैं, तो अभी अपन पुलिस ही सुन लेते, बट आई नो दैट शुड बी पॉलिस। तो पुलिस, पीपल, कैटल, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, जेंट्री, पीसेंट्री, पोल्ट्री, पब्लिक और ऑडियंस, ये जो 10 वर्ड हैं, ये सारे के सारे शब्द हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। तो यहां पर क्या मिला, ऑडियंस, ऑडियंस को देखते हुए वॉज नहीं लगाएंगे, ऑडियंस को देखते हुए वर लगाएंगे, डब्बा नंबर ए। पर यदि वर्ड आपको याद नहीं है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो शब्द तो याद करने ही पड़ेंगे, कुछ तो याद करने पड़ेंगे, कुछ जगह लॉजिक लगाइए, कुछ वर्ड तैयार कीजिए। दिस टीम विन एवरी गेम विच इज प्लेड ऑन इट्स होम ग्राउंड। दिस टीम, टीम कितनी दिखाई दे रही है, एक है, ग्रुप है, समूह है, समूह कितना वचन माना जाता है, एक वचन। तो दिस टीम को देखते हुए विन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यदि एक वचन है तो वर्ब किस फॉर्म में आनी चाहिए, एस फॉर्म में, तो विन की जगह यहां पर आपको करना पड़ेगा विंस। दिस टीम विंस एवरी गेम। यहां तक हमने देखा। नाउ आफ्टर दिस वन, आई होप दैट आपने देख लिया, मिटा दो उसको मैं, और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नाउ वी हैव टू गो फॉर सम वोकैबुलरीज। देखिए, यदि आप कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिना वोकैब के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, वोकैब तैयार करना बहुत जरूरी है। नाउ फाइंड आउट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। एक्चुअली इनके सैनोनिम्स तो नहीं होते हैं, साइनोनियम्स तो नहीं होते हैं, बट नियरेस्ट मीनिंग होता है, उससे मिलता जुलता होता है। पहला है नक्शस, ठीक है। अब हालांकि अभी हमने सिंगल वर्ड लिया है, कई बार सेंटेंस में आएगा, सेंटेंस में आता तो इजी होता है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में यदि वर्ड का मतलब नहीं पता और सेंटेंस पता है तो हम उसका मतलब निकाल लेते हैं, यार यहाँ पे शब्द का मतलब लगभग यही होना चाहिए। तो सेंटेंस में यदि वो पूछता है तो काम सरल है, सिंपल एक वर्ड दे देता है तो काम कठिन हो गया, क्यों, अब आगे पीछे कुछ नहीं पता भाई आपको, तो जब तक ये वर्ड का मतलब नहीं पता देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो द वर्ड इज नक्शस। अब एक है डेफिसाइट। डेफिसाइट का मतलब है कमी, कमी होना, किसी को कम करना। डिफरेंस, ये तो आपको पता ही, अंतर हो जाएगा। कनेक्शन, जुड़ाव, और डिस्टेंस, दूरी। तो नक्शस का बेसिक मतलब है कनेक्शन, तो नक्शस मीन्स कनेक्शन। विवेशियस, विवेशियस, जिनको पढ़ते ना बने वो बांट के पढ़ा करें, विवेशियस, विवेशियस। अब विवेशियस मीन्स व्हाट, तो एक है पॉइजनियस। पॉइजनियस, पॉइजन तो आपको पता ही है भाई, तो पॉइजनियस जहरीला हो जाएगा। एनर्जेटिक, कर्मठ, सक्रिय। ट्रिकी, चालाक, स्लो, धीमा। तो विवेशियस का मतलब है एनर्जेटिक, कर्मठ, सक्रिय। नोशन, नोशन, नोशन मीन्स थॉट, विचार। फैक्ट, तथ्य। ट्रुथ, सच्चाई। और हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब जो थोड़ा सा ज्यादा हो, अलग हो, दैट इज हाइपोथेसिस। तो अब नाउ नोशन का बेसिक मतलब है थॉट, कनेक्शन, सॉरी थॉट। टिंसिल, टिंसिल जो शब्द है, टिंसिल का मतलब होता है झिलमिल, जो जिसे आप झालर लगाते हैं ना, तो उसका झिलमिलपन है वो टिंसिल है। तो टिंसिल मीन्स, अब देखिए, टिंकल एक ही हो जाएगा, टिंकल भी, टिंकल से टिंकल, टिंकल टिमटिमाना। टिन, टिन तो टिन, टिन धातु। कलरफुल, रंगीन। और डेकोरेशन, तो टिंसिल जो है वो डेकोरेशन को रीड करता है, क्योंकि टिंसिल मतलब झिलमिलाहट, मतलब सजावट, तो इसलिए डेकोरेशन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑनस, ये मैं कई बार बताता हूं, ऑन यानी ऊपर, हम यानी हमें, हमारे ऊपर, हमारे ऊपर क्या है भैया, बहुत जिम्मेदारियां हैं। ऑनस जल्दी याद हो जाता, पूछा बहुत जाता है, तो ऑनस जिम्मेदारी।
तो ऑनर्स के लिए वर्ड क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैडनेस यानी दुख, रेडिक्यूल खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, हैप्पीनेस खुशी। सारे वर्ड में क्यों दे रहा हूं, अभी तो ठीक है इनका यही ऑप्शन है, पर बाकी वर्ड भी कहीं ना कहीं आएंगे और वो आपको याद करने पड़ेंगे। जितने वर्ड जो लोग इसको ऑनलाइन देख रहे होंगे, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया और ऑनलाइन वीडियो बस देख रहे हैं, उनके लिए भी सब काम का है, क्योंकि ये वर्ड यदि आप लिखकर याद करते हैं तो इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत पूछे हुए वर्ड्स हैं। जितने भी ये वर्ड हमने लिए हैं ये एसएससी एग्जामिनेशन में और व्यापा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो केयरफुली एंड होप दैट बहुत जल्दी अब नेक्स्ट, क्योंकि एवरी सैटरडे हम टेस्ट लेते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन आपको एवरी संडे या मंडे तक मिलेंगे, तो आप सीधे उसको देखें ना, दैट मीन्स टेस्ट को आप देखें ना। टेस्ट को आप बेसिकली पहले क्या करें, उस पूरे टेस्ट को जैसे ये टेस्ट यहाँ से शुरू हुआ इंग्लिश का, तो पहले आप इसको अच्छा अभी ओके कुछ रह गए थे, सर ने बताया कि अच्छा 40 नहीं 42 तक है, एक दो रह गए हैं, ठीक है। तो टेस्ट को क्या करें पहले आप कि सबसे पहले तो आप इसको टेस्ट को पूरा जैसे मैंने आपको ऐसा दे दिया हुआ है ना, लाइक दैट वन, तो यहां से आपको मिला, स्क्रॉल करके आप पहले उसको खुद सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद वीडियो देखिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन बच्चों ने टेस्ट क्लास में दिया है दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं हो तो क्लास में देख के गए तो सीधा आंसर मैच करेंगे, समझ लेंगे क्या हो रहा है। और ऐसे बच्चे जो क्लास में नहीं है हमारी और ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो वो क्या करें, पहले इस टेस्ट को पूरा का पूरा कॉपी में सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को डिटेल में देखें एंड चेक इट आउट कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत। यदि आप मेरे सारे वीडियो सिस्टमेटिकली देखते हो, एवरी सैटरडे टेस्ट होता है, संडे आपको ये वीडियो मिलेगा, एवरी संडे यदि आप ये देखते चलेंगे तो आई एश्योर यू कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, जबलपुर में कहीं पे, भारत में कहीं पढ़ रहे हो, यदि एग्जाम देंगे तो यदि 30 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का पेपर है, तो मेरी मदद से आपको 20-25 नंबर मिल ही जाएगा। सिर्फ कैसे, जो टेस्ट आप एवरी सैटरडे यदि आप अटेंड करते हो, पर शर्त मेरी एक ही है, क्या पहले आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए फिर वीडियो को देखिए और देखिए कहाँ आपने कौन सा लॉजिक गलत लगाया, और जितनी वोकैब में दे रहा हूँ वो ऑनेस्टली आप लर्न कर लें, तो देन आई एश्योर यू कि आपको 20-25 नंबर मिल जाएंगे, किसी क्लास की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे अलावा। नाउ एक दो सवाल और रह गए थे, उनकी तरफ चलते हैं अपन। सोल को लेकर बात करते, कई बार क्या होता पढ़ाते पढ़ाते ना हम लोग बूढ़े भी हो गए तो भूल जाते हैं मेरे, तो ध्यान नहीं देता कितने थे सवाल, ओके तो दो रह गए थे। सोल का मतलब क्या है, तो सोल यानी सिर्फ, मात्र, सोल मीन्स ओनली ना, और वर्ड है प्रिंसिपल सिद्धांतवादी, इंपॉर्टेंट बताइए, आपको इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत नहीं, जिनको नहीं पता है इंपॉर्टेंट आवश्यक, इमीडिएट तुरंत, है ना, तो सोल के लिए ओनली। होलसम पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। और क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे, राइप यानी पका हुआ, साउंड आपको पता ही है, और डिजायरेबल, डिजायर यानी इच्छा, तो डिजायरेबल जिस चीज की आप इच्छा करते हैं, आकांक्षा करें, जैसे अभी आपको नौकरी की इच्छा है तो डिजायर है आपकी, तो डिजायरेबल। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस। तो एवरी टेस्ट में आपको 20-25 क्वेश्चंस मिलते हैं, ये भी स्टार्टिंग से था, ये इस वाले हमारे बैच का पहला टेस्ट पेपर था एक्चुअली, सो दैट यू हैव गॉट। इसके बाद एक और मिलेगा, जो एक और बैच था उसमें 3 टेस्ट पेपर हो गए थे, पहले 2 हमने शूट करके नहीं डाले थे, 3rd टेस्ट पेपर से दे रहे हैं, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो ऐसे अलग अलग बैचेस के हिसाब से, जैसे जो बैच में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मिल रहा है। तो आई होप कि सिलेक्शन वाला आपको काफ़ी मदद देगा आइडेंटिफाई करने में, और जैसे कि सिलेक्शन वाले का कमिटमेंट है कि सिलेक्शन वाला वादा करता है आपसे सिलेक्शन का, तो आई होप दैट इस वादे को हम पूरा करेंगे और आप हमसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ले पाएंगे। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्शन वाला परिवार में आपका स्वागत है। ये टेस्ट 3rd है एक्चुअली, इसके पहले के 2 हमने शूट करके नहीं डाले थे। सैटरडे जो टेस्ट हो रहे हैं सिलेक्शन वाला में, उसका डिस्क्रिप्शन आपको रेगुलरली मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं हैं और फिर भी इंग्लिश का लाभ लेना चाहते हैं, फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो ये टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। आप इसको पहले पूरा सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को देखना शुरू करें। इस वीडियो में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी और उसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यदि आपने एवरी सैटरडे टेस्ट लगाया हुआ है, ऑनेस्टली लगाया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये हमारे जो सैटरडे टेस्ट होते हैं उसमें टेस्ट 3rd का डिस्क्रिप्शन है। टेस्ट पेपर ये है ना, इसमें एक टोस्ट सा, कुछ वोकैबुलरी सी, तो इसको सॉल्व करना था। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट मतलब आपको एक पूरा पैसेज जो पैराग्राफ मिलता है, उस पैराग्राफ में एक फिल इन द ब्लैंक मिलता है, उस एक फिल इन द ब्लैंक के लिए 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, वो वोकैबुलरी आपको टिक करनी होती है। यदि आपकी इंग्लिश रीडिंग और ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ी दिक्कत जाएगी, तो रीडिंग और ट्रांसलेशन को इंप्रूव कीजिए, थोड़ा रीड करते रहें, या जो मैं करा रहा हूँ उसको यदि ऑनेस्टली करेंगे तो मिलेंगे। एक या 2 दिन के बाद से आपको सिलेक्शन वाला के चैनल पे ही हमारे यूट्यूब पे और उस पर आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के ट्रांसलेशन भी मैं देने वाला हूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा, जिनको रीडिंग और ट्रांसलेशन को लेकर प्रॉब्लम, वोकैब को लेकर प्रॉब्लम है, यदि आपने वो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के, द हिंदू के आर्टिकल्स में दे रहा हूँ आपको, और उसकी वोकैब एग्जाम में आती है,
तो वो रोज यदि आप सुनेंगे भी मुझे ध्यान से तो आपको बहुत उसके फायदे मिलेंगे, यू विल गेट द बेनिफिट्स इन एग्जामिनेशन। तो गो थ्रू दैट न्यूज़पेपर एंड दोज वीडियोस आल्सो। ओके, चलिए देखिए क्लोज टेस्ट। हियर आर टू स्टोरीज, यहाँ दो कहानियां हैं बाय रियल लाइफ इवेंट्स, जो रियल लाइफ इवेंट से है। क्या है अब ऑप्शन में 41 के ऑप्शन में क्या है? रिफ्लेक्ट करती हैं, इंस्पायर्ड है, क्रिएटेड है और डिवॉइड है। तो रिफ्लेक्ट करती है मतलब उसको प्रदर्शित करती है, क्रिएट करती है उसको, इंस्पायर्ड है, डिवाइड है। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड मतलब हम बोलते हैं ना ये रियल लाइफ से प्रेरित है, तो वो प्रेरित के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको? इंस्पायर्ड। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हियर आर टू स्टोरीज इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है, बट ओनली वन विथ अ हैप्पी एंडिंग। जैसे एक में हैप्पी एंडिंग सैड एंडिंग, तो एक की हैप्पी एंडिंग है। इन द फर्स्ट, पहले वाले में, पहले वाली क्या है? टेल है, टेल है और स्टोरी है। तो टेल यानी किस्सा कहावत, टेल यानी कहना। देखिए ये जो टेल और टेल है इन दोनों में अंतर भाई है, ये नाउन है और ये वर्ब है। तो TELL टेल यानी कहना और TLE टेल यानी कहावत। दो टेल, TIL टेल पूछ, और स्टोरी यानी जो आप कर रहे हैं। तो ये हम एक्चुअली स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बेहतर ऑप्शन यहां पर क्या टिक करना पड़ेगा आपको? स्टोरी। तो द फर्स्ट स्टोरी दानिश एक्टर फ्रॉम, ये जगह का नाम है, यहाँ C कैपिटल हो जाएगा, कोपेनहेगन ऐसा नाम है जगह का। विजिट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर विजिट्स होना चाहिए था। विजिट्स हर हस्बैंड विथ देयर चिल्ड्रन, तो वो अपने बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में घूमने, विजिट करना मतलब घूमना, घूमने जाती है। द ईयर इन 1997, द अदर इज अबाउट अ यंग, और जो दूसरा है वो एक यंग। अब यंग क्या है भाई? देखिए तो यंग कपल है, यंग रिलेशन है, फ्रेंड है और ब्रदर है। तो चूंकि कपल्स की बात हो रही है, अब थोड़ा सा आपको स्टोरी को रिलेट करना पड़ता है। आप रिलेट नहीं करेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वो जो क्या है? द अदर इज अबाउट अ यंग कपल है भाई। तो कपल कहां पर मिल गया? कपल है, यंग कपल है। रिसेंटली ट्रांसफर्ड, जो अभी ट्रांसफर हुआ है, टू अ प्राइवेट कंपनी ऑफिस। प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में, ये मिसप्रिंट है, इसको ना यहाँ नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में, वेयर जहां द हस्बैंड इज एम्प्लॉयड, जहां उसका हस्बैंड काम करता है। दे आर बोथ इंडियन, वो दोनों इंडियन है। द ईयर 2025 है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर में, दानिश मदर डिसाइडेड टू हैव लंच, उसकी मदर ने सोचा कि वो लंच करने जाएंगी। कहां जाएंगे लंच करने? लेट्स सी, ऐसा ना हो कि बहुत निकल जाए भाई। दानिश मदर डिसाइड टू हैव, हाँ चलिए, दानिश मदर डिसाइड टू हैव लंच। अब लंच कहां करोगे भाई? तो 44 में क्या क्या आपके पास? सॉरी, लंच, डिसाइड टू हैव लंच हर पार्टनर, तो भाई किसी के साथ लंच करोगे आप, तो के साथ के लिए प्रीपोजिशन है बाय, फॉर, विथ और फ्रॉम। तो यहां पर बेहतर क्या हो जाएगा? विथ। भाई किसी के साथ लंच करोगे तो विथ हर पार्टनर एंड पार्ट द बेबी इन आ, और बेबी को कर देती है इन ए आउटसाइड अ रेस्टोरेंट। तो बेबी को क्या कर देती है? कैरी करती है, रिमेन्स कर देती है, फेक करती है और स्टॉल करती है। कैरी करना मतलब ले जाना, रिमेन करना शेष बच जाना, रह जाना, फेक झूठा, और स्टॉल घुमाने ले जाना। स्टॉलिंग पे हम जाते हैं, इवनिंग वॉक को बोलते हैं। तो यहाँ पर बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टॉल। तो किधर चला गया भाई? आउटसाइड अ रेस्टोरेंट ऑन एन ईस्ट विलेज स्ट्रीट एज द एंजॉय आ, क्या एंजॉय करने के लिए? 46 में एंजॉय आ फ्रैंक। अब क्या करना है देखिए, इसके बाद में ऑप्शन में देखिएगा मील। तो मील जो होता है, मील यानी भोजन, तो मील फ्रैंक नहीं होगा कि बड़ा फ्रैंक भोजन है। ड्राइवर भोजन है, ऐसा नहीं होगा भाई। अनाउंस भोजन है, नहीं होगा। एक ये वर्ड दिख रहा है आपको, ल्यूसियरली। ल्यूसियरली मीन्स आराम से, इत्मीनान से। तो मील कैसा? बड़ा आराम से, जो ठीक हो, बेहतर हो, ऐसा मील आपको खाना है। तो मील फॉर हर, ये फॉर का मतलब के लिए नहीं है, ये फॉर क्योंकि हर देयर इज अ कॉमन इन, देयर इज अ कॉमन क्या है भाई? देखिए हम, देयर इज अ कॉमन, हाँ, देयर इज अ कॉमन, कौन सा है ऑप्शन? 48। देयर इज अ कॉमन, ब्राइट है, चमक है, क्लोजेस्ट है, सेफ्टी है और क्लेवरेस्ट है। तो देयर इज अ, देयर नहीं, 47 देखना, वही तो मुझे लगा। तो फॉर हर दिस इज कॉमन, कॉमन क्या है भाई? प्रैक्टिस है,
करेक्ट है, सिलेक्ट है और एंजॉय है। तो कॉमन एंजॉय नहीं होता है, एंजॉयमेंट होता है। कॉमन करेक्ट नहीं होगा, कॉमन करेक्शन होगा। कॉमन सिलेक्ट नहीं होगा, कॉमन सिलेक्शन होगा। तो ये तीनों उसके हिसाब से सेट नहीं हो रहे, तो कॉमन प्रैक्टिस हो जाएगी। पर उनका रोजाना का अभ्यास है, वो रोज करते थे, प्रैक्टिस है। इन कॉपन, ये जो जगह का नाम है भाई, कॉपनहेगन आर आर्ग्यूबली वन ऑफ द, अच्छा जो वर्ड बहुत अजीब से जिनके मतलब नहीं पता उनको छोड़ दीजिए, किनारे उसे मतलब नहीं है। वन ऑफ द सिटी, वन ऑफ द कहाँ सिटी, वन ऑफ द ब्राइट सिटी, क्लोजेस्ट सिटी, सेफेस्ट सिटी और क्लीनेस्ट। तो ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे, ब्राइट सिटी नहीं होगा भाई रे, क्लेवरेस्ट सिटी नहीं होता है। अब क्लोजेस्ट सिटी और सेफेस्ट, या तो बहुत पास के शहर में या सेफेस्ट में, तो भाई वो तो शहर में ही है, तो शहर के पास वाले शहर में नहीं जा रहा, शहर में ही है, तो बेहतर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेफेस्ट। तो क्या हो जाएगा, सेफेस्ट सिटी। क्लोज तो वहीं पर था, मतलब क्लोज मतलब वो शहर अभी इस पूरे पैसेज में वो शहर के अंदर ही है, शहर के पास वाले शहर में नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेफेस्ट हो जाएगा। तो सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी फॉर चिल्ड्रन, सी व्हाट दे बिलीव इन एंड, ठीक है। और आगे बढ़िए, ओहो जगह थोड़ी कम पड़ रही है अपन को, ओके 49 में। तो सिटीज फॉर चिल्ड्रन, सिवर्ली सी वॉट, सिवर्ली फार्मर, सिक्योरिटी, फैमिली और पासर बाय। पासर बाय मतलब निकलने वाले, फैमिली मतलब परिवार, तो फैमिली तो खुद ही है, सिक्योरिटी सुविधा, और तो पासर बाय मतलब गुजरने वाले। तो यहां पर बेहतर सिवर्ली पासर बाय, पासर बाय सी, जो निकलने वाले वो देख रहे थे, व्हाट दे बिलीव इज एन, वो विश्वास करते थे, इज एन अबेंडेंट, रिलीव, लेफ्ट और कॉज्ड। अबेंडेंट त्याग देना, छोड़ देना, रिलीव राहत, लेफ्ट छूटा हुआ और कॉज कारण, तो छूटा हुआ बच्चा, एंड क्राइंग चाइल्ड, तो जो बच्चा वहां छूट गया था उसको छोड़ के चले गए थे, तो बच्चा कैसा हो गया, अबेंडेंट, जिसको त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया, अबेंडेंट एंड क्राइड। अच्छा एक और चीज यहां पर आपको देखिए, आर्टिकल क्या मिल रहा है, एन। एन काय के साथ लगता है, स्वर के साथ, तो एन के साथ रिलीव नहीं होगा, एन कॉज नहीं होगा, एन लेफ्ट भी नहीं होगा। तो एन ने बताया कि ये तीनों ऑप्शन वहां पर नहीं लग सकते हैं, मतलब मान लीजिए आपको मतलब पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो एन ये बता रहा है कि ये तीनों तो आएंगे नहीं, क्योंकि एन के साथ स्वर चाहिए होता है, और ये तीनों स्वर से शुरू नहीं हो रहा है, स्वर से सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, अबेंडेंट। तो कई बार यदि हम उसे ट्रांसलेशन के आधार पर नहीं देख पा रहे हैं, तो हम ये तो देख सकते हैं ना कि आर्टिकल क्या है, ग्रामर क्या है, तो थोड़ा ग्रामर भी हेल्प करती है उसको सॉल्व करने में। तो लाइक दिस वी कैन डू। अब इसके बाद और आगे बढ़े, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं ना। एक मिनट है ना, थोड़ा सा हम लोग को बोर्ड छोटा पड़ जाता है, मटेरियल ज्यादा है। नाउ आफ्टर दिस वन द नेक्स्ट इज एक्चुअली क्या है, एक और पेपर अभी शूट होना है, तो थोड़ा सा अपन इसको जल्दी निपटा लेते हैं, नहीं तो सर आ गए हैं तो फिर अपन लेट हो जाएंगे भाई। एक मिनट है। नाउ फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एरर देखें, राधा इज लर्नर देन, ये THEN नहीं, इसको पहले करेक्ट कर लेंगे, THAN डिग्री वाला, देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। आपने पढ़ा हुआ था दो के लिए नीदर और ईदर, दो से ज्यादा के लिए नन और एनी। अब यहां पर आप क्या बोल रहे हो, ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। जब 3 सिस्टर्स हैं तो वो ईदर नहीं होंगी, वो क्या हो जाएंगी, एनी ऑफ 3 सिस्टर्स। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। वाई, यहां पर क्वेश्चन मार्क मैंने पेपर में भी लगवाया था, यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, जब क्वेश्चन मार्क आएगा तभी सही बनेगा। वाई ही डज नॉट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन मंडे। आखिरी में क्वेश्चन मार्क है। अब यदि क्वेश्चन मार्क है मतलब वो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है तो वर्ब कहां आएगी, सब्जेक्ट के आगे, तो यहां पर करेक्शन यहां होना था, वाई डज नॉट, यहां ना होके ये डज कहां आएगा, यहां पे वाई डज नॉट ही मीट टू डिस्कस। तो यदि वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाया हुआ है तो क्वेश्चन है, और वर्ब सब्जेक्ट के आगे नहीं है तो वो एक कंजंक्शन की तरह काम करेगा। तो आखिरी में देख लें, यदि क्वेश्चन मार्क मिल रहा है तो वर्ब को आगे कर दें, क्वेश्चन मार्क नहीं मिल रहा है तो वर्ब को बाद में कर दें। Everybody is honest in my office and does their work honestly. प्रोनाउन क्या मिल गया, their, और ये किसके लिए यूज हो रहा है, एवरीबडी के लिए। प्रोनाउन जितने भी प्रोनाउन हो उसको देख के लगाए जाते हैं नाउन को। नाउन क्या है, एवरीबडी। जब भी ईच और एवरी मिलेगा तो हमेशा क्या माना जाएगा, सिंगुलर, एक वचन। तो एवरीबडी को देखते हुए देयर गलत, देयर की जगह यहां पर क्या होना चाहिए था, हिज या हर। तो ऑप्शन नंबर सी।
मोहन वॉज एन आर्टिस्ट whom we all expect would back all coveted awards in the competition. तो अब मोहन was an artist whom we all expect. जब भी आपको ये whom मिले, वैसे हमने रूल पढ़ा हुआ था कि आपके पास मानव है और वर्ब है तो who लगाइए, मानव है और सब्जेक्ट है तो whom लगाइए. उस रूल के आधार पे आपको मानव मिला और यहाँ सब्जेक्ट मिला, whom बिल्कुल ठीक है. पर जैसे ही whom के बाद में whom he said, whom we believed, whom I expected, whom के बाद में जब ऐसा कुछ मिले तो एक्चुअली वो उस वाक्य का हिस्सा है ही नहीं. तो यहां पर ये we all expected है ही नहीं, ये बाद में लगेगा. तो एक्चुअल सेंटेंस क्या है? मोहन was an artist whom would bank, ये ऐसा है. तो यहां मानव मिला, उसका ठीक बाद में क्या मिल गई वर्ब. ये जो सेंटेंस उसने जोड़ा ये आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए जोड़ा हुआ, ये है ही नहीं यहाँ पर. ये सेंटेंस क्लास में आना चाहिए था, पर उसको तो हम हटा नहीं सकते क्योंकि बोलने का पैटर्न तो सही है वो. तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम ये whom की जगह क्या कर देंगे, who कर देंगे. तो डब्बा नंबर बी में एरर हो जाएगी. तो whom की जगह दैट शुड बी who कर दे भाई. तो ध्यान रखें, जब भी whom के तुरंत बाद में he told, we believed, he expected ऐसा मिले तो whom को who कीजिए. The hotels of Delhi are cheaper than Shimla. दिल्ली की होटल्स शिमला से सस्ती हैं. गलत तुलना हो रही है. दिल्ली की होटल्स शिमला से सस्ती नहीं होंगी, शिमला की होटल से सस्ती होंगी. तो यहां पर शिमला की जगह या तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा द होटल्स ऑफ दिल्ली आर चीपर देन द होटल्स ऑफ शिमला. और यदि होटल्स ऑफ शिमला नहीं लिखना चाहते तो होटल्स बहुत सारी हैं तो प्लूरल के लिए आप लगा सकते हैं दोज ऑफ शिमला, ऐसा हो जाएगा. तो फाइनली डब्बा नंबर सी में एरर है, या तो दोज ऑफ शिमला करें या द होटल्स ऑफ शिमला कर दें. लाइक दिस वन. नाउ आफ्टर दिस वन वी मूव अहेड. इसके बाद हम चलते हैं और थोड़े से कुछ क्वेश्चन रह गए थे. फाइंड आउट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में इनके मीनिंग्स हमको देने थे. सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग्स. 1 मिनट, थोड़ा सा देर लगती पेन में लाने में भाई, है ना. सो नाउ वी गो अहेड. Okay, now find out the appropriate meaning of the following sentences. Walking in sleep, नींद में चलने वाला, ये वन वर्ड है. यहाँ पर आपको वन वर्ड्स भरने थे कि इसके लिए एक शब्द में क्या बोला जाए. तो जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोमनाबोलिज्म. नींद में चलने की बीमारी का नाम क्या है? सोमनाबोलिज्म. बाकी ये सारे वर्ड जो है इंसोमेनिया, सोमनाहोल, स्लीप वे, ये सब नींद से जुड़े शब्द हैं. पर इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? सोमनाबोलिज्म. A place where all government records, ये R है एक्चुअली, सॉरी, गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ड. जहां पर गवर्नमेंट और पब्लिक के रिकॉर्ड कैप्ट किए जाते हैं. तो अटिक मतलब होती है अटारी, उधर नहीं रखे जाएंगे, म्यूजियम में नहीं रखे जाएंगे, सेलर्स में नहीं रखे जाएंगे. तो कहाँ रखे जाएंगे? आर्चीव्स में रखे जाएंगे. तो जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो क्या कहलाएगा? आर्चीव्स. चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. प्रीपॉन्डरेंस. प्रीपॉन्डरेंस मतलब प्रधानता. तो प्रधानता के लिए सही वर्ड है डोमिनेंस. मैं बाकी वर्ड की तरफ अभी नहीं जा रहा हूं, थोड़ा समय को देखते हुए. तो प्रीपॉन्डरेंस मतलब डोमिनेंस. अगले वीडियो में अपन बाकी वर्ड्स पे भी डिस्कशन कर लेंगे, या आप डिक्शनरी से इसको ढूंढ लीजिएगा. लग्जरेंट. लग्जरी मतलब बहुत, हम कहते हैं बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हो, मतलब विलासितापूर्ण, मतलब ज्यादा, अधिकता. तो लग्जरेंट से जुड़ा हुआ वर्ड है अब्यूंडेंट. अब्यूंडेंट मतलब अधिकता या ज्यादा. विजिलेंट. विजिलेंट मतलब सतर्क या सावधान. तो विजिलेंट से जुड़ा हुआ वर्ड है वॉचफुल. वॉचफुल मतलब सावधान. विगोरस जोरदार होता है. अवेक यानी जागना होता है. कॉन्शियस मतलब हाँ मतलब ये भी थोड़ा सा जागा हुआ है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा. बट विजिलेंट का सही वर्ड है वॉचफुल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो एक छोटा सा टेस्ट पेपर था, थोड़ा सा वोकैब का पार्ट इसमें ज़्यादा था, लेंदी पार्ट था. दैट यू शुड गो. जितनी वोकैब हम इस टेस्ट पेपर में दे रहे हैं, यदि आप ऑनेस्टली रीड करते हैं, इसको कॉपी में लिख के याद करते हैं, आई एश्योर यू कि एग्जाम में आपको इसमें से वोकैब आएंगी, क्योंकि मैं बहुत छांट कर आपको सिलेक्टेड वोकैब ही दे रहा हूँ जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड है. होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. सिलेक्शन वाला में आपको ये टेस्ट पेपर लगातार मिलते रहेंगे. एवरी सैटरडे टेस्ट होता है, संडे और मंडे तक इसको हम अपलोड कर देते हैं. तो एवरी संडे या मंडे में एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देख लिया करें, आपको ये वीडियोस मिलेंगे. पहले टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर आंसर को मैच करें. यदि आप सारे टेस्ट पेपर ऑनेस्टली सॉल्व करते हैं, जितने भी सिलेक्शन वाला आपको दे रहा है, तो आई होप कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट 30 में से 20, 25, 30 नंबर मिल सकते हैं. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. सभी को नमस्कार.
सिलेक्शन वाला में आप सभी का स्वागत है। हम स्पीड टेस्ट में हिंदी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके आंसर आपको हम बता रहे हैं। चले ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है इसमें जो 44 नंबर पर है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ये देखना ये जरूरी है कौन सा सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। कई बार हमसे ये गलती हो जाती है कि हम असत्य नहीं देखते और हम सत्य को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कौन सा कथन असत्य बोल रहा है। तो ये लिटरेचर का है। आधुनिक काल को खड़ी, ये खड़ी है, ठीक है, आधुनिक काल को खड़ी हिंदी का काल कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि खड़ी बोली की जो पहली बार बात हुई थी वो आधुनिक काल के समय पर हुई थी। फिर दूसरी बात है कि पद्यांश को ही काव्य कहा जाता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा गद्यांश, एक होता है हमारा पद्यांश। गद्यांश में हम गद्य की बात करते हैं, निबंध की बात करते हैं, जबकि पद्यांश में हम कविताओं की बात करते हैं। और जहां पर कविताएं होती हैं वहां पर काव्य हमेशा होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं छंद भी क्या है, काव्य ही है। तो जहां पर पद्यांश है वहां पर काव्य होगा, जहां पर काव्य है वहां पर पद्यांश होगा, अर्थात पद्यांश को ही काव्य कहा जाता है। मतलब ये भी सही है। आधुनिक काल को हिंदी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये बिल्कुल भी गलत है। ध्यान समझिएगा, आधुनिक काल को हिंदी का स्वर्ण काल नहीं कहा जाता है। आधुनिक काल को खड़ी बोली का काल कहा जाता है, ये सत्य है। जबकि हिंदी का जो स्वर्ण काल है वो मध्य काल को कहा जाता है। अर्थात ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि का और खा जो ध्वनियां हैं इनका जो शुरुआत है मध्यकाल में प्रचलित हुई थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। याद रखिएगा, का खा मतलब टोटल 5 जो ध्वनियां थी वो आपकी मध्यकाल में प्रचलित हुई थी, ये भी सत्य है। यहाँ पर हमको देखना असत्य, तो यहाँ पर असत्य क्या होगा, आधुनिक काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। आधुनिक मध्यकाल का जो मध्यकाल है उस मध्यकाल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। सेकेंड है, भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो आप सबको पता होगा जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो हमारा भारोपीय है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, भारोपीय में लग गया है, ये भारोपीय है। 73% के आसपास हमारा जो परिवार है वो हिंदी में इसका इस्तेमाल करता है, किसका, भारोपीय परिवार का। ध्यान रखिएगा, जो द्रविड़ है ये 25% है। ध्यान रखिएगा, द्रविड़ आपका 25% है, जबकि जो आपका ऑस्ट्रिक है ये लगभग 1.3% के आसपास है, और जो आपका चीनी तिब्बती है ये 0.7 के आसपास है। मतलब सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, आपका भारोपीय, भारत प्लस यूरोप। ठीक है, फिर देखते हैं हम डिंगल और पिंगल भाषा के रूप में किस काल में अपनाई गई। जो डिंगल और जो पिंगल है, ये जो भाषाएं दो आई थी ये भाषा के रूप में, ध्यान समझिएगा, डिंगल और पिंगल को भाषा के रूप में किस काल में इस्तेमाल किया गया, किस काल में आई है। तो ये आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, डिंगल, पिंगल, अवधि, ब्रज, ये सब कब आई हैं, आपकी आदिकाल में आई हैं। ध्यान रखिएगा, ये कब आई हैं, आदिकाल में। ये वही आदिकाल है जो टोटल राजनीतिक अस्थिरता का काल था। यहाँ पर जिसके पास जर, जोरू और जमीन थी, ऐसे लोग जो बाकी आम मनुष्य होते थे उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। कई बार एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि सर्वत्र मत्स्य न्याय की परंपरा कहां पर व्याप्त थी, तो वो भी आपकी आदिकाल में थी। मतलब राजनीतिक अस्थिरता का काल था, उसी समय पर डिंगल और पिंगल भाषा आई थी। ध्यान रखिएगा, डिंगल पिंगल भाषा के रूप में कब अपनाई गई, ये अपनाई गई आपकी आदिकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक व्याकरण थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम बोलते हैं शब्दानुशासन। ठीक है, इसका नाम है शब्दानुशासन, ध्यान समझिएगा, इसका नाम है शब्दानुशासन। तो प्रारंभिक व्याकरण शब्दानुशासन के लेखक कौन है, वो ये पूछ रहा है। प्रारंभिक व्याकरण शब्दानुशासन, ये शब्दानुसार नहीं है, शब्दानुशासन है, इसी को हम सिद्ध हेम भी बोलते हैं। तो प्रारंभिक व्याकरण शब्दानुशासन के लेखक कौन है, ध्यान रखिएगा, इसके लेखक जो हैं वो हैं आपके हेमचंद। ध्यान रखिएगा, ये पहली व्याकरण है। ठीक है, तो प्रारंभिक व्याकरण शब्दानुशासन किसके समय पर लिखी गई है, वो लिखी गई है हेमचंद के समय पर। अरबी फारसी भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग क्या है। क्वेश्चन है, अरबी और फारसी भाषा में हिंदी का मतलब क्या है। देखिए, अरबी में अलग है, फारसी में अलग है, ठीक है, तमिल में अलग है, हर किसी ने अपनी अपनी भाषा में हिंदी के रूप बताए हैं। इसी तरह से अरबी और फारसी भाषा में हिंदी को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अरबी और फारसी के लोग जब हिंदी बोलते थे तो उनका मतलब होता था तलवार। ये वो तलवार हुआ करती थी जो भारतीय इस्पात की बनी होती थी। तो जो भारतीय इस्पात की बनी तलवार होती थी उसको ये अरबी और फारसी लोग क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे। अरबी फारसी वाले बोलते थे हिंदी, अर्थात भारतीय इस्पात की बनी हुई तलवार। आगे बढ़ते हैं, भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है। ध्यान समझिएगा, भाषा के संदर्भ में, वो हिंदी के संदर्भ में नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, भाषा के संदर्भ में हिंदी बोल रहा है।
तो भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हुआ है पंचतंत्र में। ये किस में हुआ है? आपका पंचतंत्र में। ये वही पंचतंत्र की बुक है जिसमें बौद्ध जी की जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जातक कथाएं हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा भाषा के संदर्भ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? वो आपका हुआ है पंचतंत्र नाम की पुस्तक में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नागरी पिचानी सभा कब स्थापित हुई? देखिए, नागरी पिचानी सभा हुई थी, हिंदी भाषा सम्मेलन हुआ था, धीरे धीरे हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए, हिंदी के लिए क्या क्या नियम होते हैं, कैसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कैसे उसका हम प्रचार करेंगे, इसके लिए बहुत सी बातें चलती गई। उसी के अंतर्गत एक नागरी पिचानी सभा स्थापित हुई जो हिंदी के लिए कार्य करती थी, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1893 में। ध्यान रखिएगा, नागरी पिचानी सभा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1893 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली क्या है? मतलब है कि देखिए, 4 राजस्थानी पढ़ते हैं हम, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली क्या है? पूर्वी राजस्थान की है आपकी जयपुरी। देखिए यहां ध्यान समझिएगा, ये आपका मारवाड़ी है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मारवाड़ी है। ठीक है, इसको हम मारवाड़ी बोलते हैं। तो आप सिंपल समझिएगा, मैंने बोला 5-6 मत जाना, मार पड़ेगी। मैंने बोला 5-6 मत जाना, पीछे मत जाना, मार पड़ेगी। तो 5-6 या पीछे से मतलब होता है पश्चिमी। तो जो पश्चिमी राजस्थानी है उसके लिए है आपकी मारवाड़ी। ठीक है, उत्तर सही देना, उत्तर सही दो, माल मिलेगा। तो उत्तरी राजस्थानी की बोली कौन सी हो गई आपकी? मालवी। ठीक है, ध्यान समझना कि उत्तर सही दो, क्या मिलेगा? माल मिलेगा। तो क्या हो गया आपका? मालवी हो गया। इस तरह से मैंने आपको कई चीजें मैं आपको बताई थी। आगे देखना कि यहां पर जो एक्चुअल आंसर की मैं आपसे बात करूं कि वास्तविक आंसर इसका क्या है, तो पूर्वी राजस्थान की जो प्रतिनिधि बोली है उसका नाम है जयपुरी। पूर्वी राजस्थानी की जो प्रतिनिधि बोली है उसका नाम है जयपुरी। उड़िया भाषा, ध्यान समझिएगा, उड़िया भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो हमने आपको बताए थे कि अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश के मैंने मुख्य 5 भेद बताए थे, उस 5 भेद के अंतर्गत ही उड़िया भाषा आती है। वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, उड़िया भाषा किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी मागधी के अंतर्गत। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत उड़िया भाषा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन पश्चिमी हिंदी में शामिल नहीं है? ध्यान समझिएगा, कौन पश्चिमी, ये भी अपभ्रंश हो गया, कौन पश्चिमी हिंदी में शामिल नहीं है? तो भैया हमने यहां देखा कि यहां पर आपका बांगरू है, ठीक है, कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, अर्थात जो सही आंसर होगा शामिल नहीं है बोल रहा है, तो वो आपकी होगी पंजाबी। जो पंजाबी भाषा है वो पश्चिमी हिंदी में शामिल भाषा नहीं है। ये मैंने आपके हिंदी के पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ये आज सैटरडे का टेस्ट है और इसमें आपके 10 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए। इसके आगे जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें हम आगे क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सिलेक्शन वाला टीम जबलपुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकंड पेपर के जीएस सेक्शन के बारे में। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न हमने कौन से दिए थे, उसके आंसरों की तरफ हम रुख करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अमेरिका तो आएगा नहीं, इस पे मैक्सिको भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? नील द्वीप भारत का, फॉकलैंड द्वीप इसका आंसर है, ग्रेट निकोबार भी भारत का, दीवार द्वीप कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर है फॉकलैंड द्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए। अब यहां पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से आंसर है ओजेस डेल सलाडो। एक्चुअली दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है एकांकागुआ, एकांकागुआ, बट यहां पर ऑप्शन में एकांकागुआ नहीं है और सबसे ऊंचा पर्वत दिए गए वाले में से ओजेस डेल सलाडो इसका आंसर होगा। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील जो है, यहां पर थोड़ा सा टाइपिस्ट से एक मिस्टेक हो गई है। बी यहां पर लिखा हुआ था टीटीकाका लेक, टीटीकाका, जो हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई है उस पर यह आंसर लिखा था, तो ये है टीटीकाका, इसका आंसर होगा टीटीकाका लेक। बेकाल झील सबसे गहरी है, अफ्रीका की सबसे बड़ी विक्टोरिया है और पूपो झील का कोई फैक्ट नहीं, तो इसका आंसर है बी टीटीकाका, जो कि यहां पर होगा। विश्व की
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है लाप्लास। ठीक, तो लाप्लास या लापास इसे कहा जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है और ये राजधानी है बोलीविया की राजधानी। बोलीविया की राजधानी है लाप्लास। ठीक, अभी बोलीविया ने रिसेंट में अपनी एक और राजधानी बना ली है, सुक्रे। तो बोलीविया की नई कैपिटल भी बन चुकी है सुक्रे। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए हम पेपर को स्क्रॉल करते हैं। फिर विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहली सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब नील नदी के बाद यदि किसी का नाम आएगा तो आंसर है अमेज़न। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी सबसे लंबी नदी है। ये आपकी पड़ेगी साउथ अमेरिका में। अर्जेंटीना में किस घास का मैदान पाया जाता है? अब अर्जेंटीना में किस घास का मैदान पाया जाता है? तो ऑप्शन में है आपका पंपास घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान, कंपास घास का मैदान और सवाना घास के मैदान। तो यहां पर हम जो आंसर देखेंगे तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है वो है आपका पंपास घास का मैदान। इसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है और यहां पर अल्फा अल्फा नामक घास का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर है पंपास घास का मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तांबा अयस्क की जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर बनेगा चिली, क्योंकि चिली में है चुकी माता माइंस। चिली में है चुकी माता माइंस, जिसके कारण चिली को कॉपर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है चिली चुकी माता। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के किस भाग से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के नॉर्दर्न सेक्शन उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया गया कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया। यहीं से आपकी नील नदी का उद्गम भी है। आगे, अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना घास के मैदान, क्योंकि पंपास साउथ अफ्रीका का है, स्टेपीज यूरोप का है और कैंपस ये भी आपका साउथ अमेरिका है। तो इसका आंसर है अफ्रीका के घास के मैदान है सवाना घास के मैदान और यहां पर झुरमुट नामक घास पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो इसका आंसर है लेक विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित मिलेगी हमें। आगे आते हैं क्वेश्चंस पर। अफ्रीका महाद्वीप के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है? तो अफ्रीका में जो स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है वो है आपका जोहानिसबर्ग। और वैसे भी ऑप्शंस में आप देख रहे थे कि लंदन, काहिरा और दुबई लिखा था, तो काहिरा है, मिस्र में पड़ता है, बट जोहानिसबर्ग इसका राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप में गोल्ड कोस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है घाना को। पर यदि हम एक्चुअल वाला गोल्ड कोस्ट बोले कि सही में जो गोल्ड कोस्ट है वो कहां पर है, तो वो पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, पर इसके घाना को भी गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो। ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है, बट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है माउंट केन्या। तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो और सेकेंड हाईएस्ट पीक है माउंट केन्या। निम्न की पहचान करें। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं तो यहां पर देखें कि यहां पर हमें एक्चुअली करना क्या था कि जो चीज गलत है हमें उसकी पहचान करनी है, भिन्न की पहचान करनी है। तो रवांडा एक शहर है अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का, जिसकी राजधानी है किगाली। तो ये बिल्कुल सही है। कांगो की राजधानी है बज्राबिले। ये भी बिल्कुल सही है। यहां पे थोड़ा सा गैप मेंटेन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। ठीक, तो कांगो की राजधानी है बज्राबिले, ये भी बिल्कुल ठीक है। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा, ये भी बिल्कुल ठीक है। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, ये भी बिल्कुल सही है। मिस्र की कैपिटल होती है काहिरा और यहां पर मिस्र की राजधानी लिखी है केप टाउन। तो ये आंसर गलत है। मतलब दिए हुए प्रश्न में
इसी को हमें सही टिक लगाना था, क्योंकि हमने भिन्न को पहचानने की बात की थी और ये देश इस राजधानी से बिल्कुल भिन्न है। तो इसका आंसर बनेगा डी, मिस्र की राजधानी काहिरा होगी, ना कि केप टाउन। अगला है आपका सत्य भिन्न की पहचान करें। मतलब जो हमारे सामने ऑप्शंस हैं वो गलत गलत लिखे होंगे, उसमें से कोई एक ही होगा जो सही होगा। तो चलिए देखते हैं सत्य भिन्न की पहचान करने में क्या है। गैसोहोल की खोज कहते हैं कि पेरू में हुई, ये बिल्कुल गलत जवाब है। गैसोहोल की खोज हुई थी ब्राजील में, जहां पर पेट्रोलियम के साथ शर्करा का इस्तेमाल किया जाता है और पॉल्यूशन फ्री बनाया जाता है पेट्रोल को, जिसे गैसोहोल कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र इक्वाडोर, बिल्कुल गलत। आलू अनुसंधान केंद्र है पेरू की राजधानी लीमा में। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर लीमा में है, इक्वाडोर में नहीं। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ब्राजील में है, तो बिल्कुल गलत जवाब है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है आपका ओजेस डेल सलाडो, तो ये भी थोड़ा सा गलत। अगला, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन शौंदोर, ये बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है शौंदोर, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये आंसर बिल्कुल सही है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी हीरे की खदान है आरोपा, तो ये भी सही है ना, यहां पर ये भी सही है। कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ी सी गलती हुई है, ये बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी हीरे की खदान भी अरोपा है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी और ई दोनों सही हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनईपी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972। 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी। केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। किगाली समझौता किस वर्ष लागू हुआ? तो किगाली एग्रीमेंट 2016 का था और ये लागू हुआ है 2019 में, तो 2019 में लागू हुआ। फीफा विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1930 से शुरुआत हुई थी फीफा विश्व कप की। कोफी अन्ना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कोफी अन्ना यूएनओ के हेड रह चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है और वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे, तो ये यूएनओ के हेड के पद में थे। और सुगर पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्राजील का एक पोर्ट है जिसका नाम है रेसिप, तो रेसिप पोर्ट को कहा जाता है सुगर पोर्ट। अगला 79 क्वेश्चन, खाली स्थान को भरें। विश्व का स्वर्ण नगर जोहानिसबर्ग, तो विश्व का स्वर्ण नगर है जोहानिसबर्ग। अगला, स्वेज नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था कब? तो 1869 में स्वेज नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1956 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो निर्माण कार्य का सन है 1869। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो जो दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है वो ही हाईस्पीक है साउथ अमेरिका का। इट मीन्स इसका आंसर होगा एकांकागुआ। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है एकांकागुआ। बेल्ट तथा आटाकामा मरुस्थल स्थित है कहां पर? अब जो बेल्ट है ये पड़ता है आपका अफ्रीका में। बेल्ट मरुस्थल जो है ये अफ्रीका का मरुस्थल है और आटाकामा जो है ये साउथ अमेरिका का है। आटाकामा डेजर्ट जो है वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा और बेल्ट डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में मिलेगा। अगला, प्रमुख दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपका एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण पर्व या अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो उसकी तारीख है 6 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 18 दिसंबर। तो ये दिसंबर के 4 डेज रहे आपके सामने। अब हम बात करेंगे संविधान से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? तो संघ अर्थात कहलाता है भारत, इंडिया। तो संविधान में संघ को जो नाम दिया गया है वो है भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अर्थों के अंतर्गत संसद की विधि क्या है? तो आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का गठन किया जाता है।
राज्यों के क्षेत्र को परिवर्तित किया जा सकता है, राज्य की सीमाओं तथा उसके नाम को भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर तीनों आंसर सही है। इट मीन्स इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। दोहरी नागरिकता के अधिकार किन देशों में मौजूद हैं? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान लिया गया है अमेरिका से, तो अमेरिका में। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अब अपन को पता होना चाहिए कि जो कानून से रिलेटेड आर्टिकल है वो 13 और 14 में दिए गए हैं। अब 13 और 14 में से एक ऑप्शन यहां पर हमारे पास है आर्टिकल 13। तो विधायी संबंधी न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 13 में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 नागरिकों के बीच किस आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करता है? तो इसका बड़ा आसान तरीका है। 15 में 5 चीजें आपको मिलेंगी: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही कहता है आर्टिकल 15। तो 85 का आंसर होगा डी। अस्पृश्यता का आचरण, मतलब अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, छुआछूत की बात कर रहे हैं। तो अस्पृश्यता का आचरण संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, बिल्कुल ठीक है। यह एक दंडनीय अपराध है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, उपरोक्त में से ए और बी दोनों। तो 86 का आंसर बनेगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो जहां पर हमें बोलने का अधिकार है, हमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ भी हम अपनी बातों को रख सकते हैं, वो है आपका आर्टिकल 19। तो अभिव्यक्ति, अपनी बात रखने का अधिकार है आर्टिकल 19। संपत्ति का मूल अधिकार होना समाप्त हुआ था कब? तो संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये समाप्त हुआ था 44वां संविधान संशोधन, और 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 का है, जहां पर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। यह कि व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने हेतु विवश नहीं किया जाएगा, निम्नलिखित में से क्या है? निर्देशात्मक तत्व जिसे राज्य को आपराधिक विधियों के अधीन समय लागू करना चाहिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा जिसका भारत एक पक्षकार है के अधीन घोषित मानवाधिकार, मूल अधिकार और सामान्य संवैधानिक अधिकार। तो ये है आपका आर्टिकल 20। आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो वो है आपका आंसर सी, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक संस्थानों को लाभ प्रदान करता है? अब माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं वो 30 और 29 में दिए गए हैं। अब 30 और 29 में है तो ऑप्शन एक हमें दिख रहा है डी, तो इसका आंसर है डी 30। 91 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है? आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस चीज के लिए? जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो, तो मूल अधिकारों के लिए। अगला, निम्नलिखित में से क्या संविधान का हृदय एवं आत्मा है? तो आर्टिकल 32 रिट, अनुच्छेद 32 जिसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है, और ये दिया था नाम अंबेडकर जी ने। तो अंबेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा गया है। बट कभी यदि आपको ऐसा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, अब उस पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आंसर बन जाएगा प्रस्तावना के लिए। तो संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को, जबकि संविधान का हृदय एवं आत्मा दोनों कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार की रिट होती है। तो रिटों की संख्या है 5। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो दुनिया में पहली बार फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की कानून की जब बात आई थी, वो इंग्लैंड से बिल पारित हुआ था और उसका आर्टिकल था 1215। ठीक, तो इसका सन है आपका 1215। भारत के संविधान में मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों को क्रमबद्ध किया गया है, केवल मूल अधिकारों को क्रमबद्ध किया गया है,
मूल कर्तव्यों को क्रमबद्ध नहीं किया गया है और केवल मूल कर्तव्यों को क्रमबद्ध किया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य दोनों को क्रमबद्ध किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 96 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है। 96 क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है लोक राय, सरकार, संविधान और प्रशासन। तो ये थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ और टेक्निकल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं हम कि 96 का आंसर क्या होगा। तो 96 का आंसर है लोक राय। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है लोक राय ना। महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान अधिनियमित किया गया है। तो जो व्यक्ति कार्य करेगा तो हमें तो कार्य से मतलब है, अब उसमें लिंग जेंडर को प्राथमिकता देना गलत बात है। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, यह जो बिल है ये महिला और पुरुष के भेद को समाप्त करता है। कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 का को अंतर्दिष्ट किया गया है। तो 98 जब हम प्रश्न की बात करेंगे तो जहां पर राइट्स को बढ़ाया गया था या ज्यादा संशोधन हुए थे वो हमारा लघु संविधान संशोधन था और उसका आंसर रहता है 42वां संविधान संशोधन। 42 अमेंडमेंट 1976 को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो इसके तहत अनुच्छेद 39 को अंतर्दिष्ट किया गया था। राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित सम्मान प्रदर्शित करने के लिए क्या अनिवार्यता है। तो जब राष्ट्रगान बज रहा हो तो कम से कम आप खड़े हो जाइए, क्योंकि कभी कभी उसका गाना पॉसिबल नहीं होता, सभी को नहीं बनता है, पर साथ सम्मान उसके लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रगान के लिए अपेक्षित सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्यता है खड़े हो जाना। अगला 100 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अब राज्य ने पॉलिसी तो बना ली है, अब क्या ये जरूरी है कि पूर्णतः लागू हो और नहीं लागू हो, तो ये गैर न्यायोचित है। एक तो इसका आंसर है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो गैर न्यायोचित होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा बी। तो ये रहे आपके जीएस के ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके आंसर आपको बता दिए गए हैं। लगातार हमारी टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़े रहें और भविष्य में हर सैटरडे को आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा और मे बी संडे से मंडे के बीच में आपको इसके आंसर्स भी दे दी जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, आप सिलेक्शन वाली टीम के साथ जुड़े रहिए।